जहां केदारनाथ उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ। चुनाव आयोग ने किया उपचुनाव की तारीख का ऐलान। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को होगा मतदान। 23 नवंबर को आएंगे चुनावी नतीजे। विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है, जिसके बाद आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। ये सीट केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हो गई थी। अब इस सीट उपचुनाव होना है। वहीं केदारनाथ सीट को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जहां केदारनाथ सीट को लेकर उपचुनाव होना है और चुनाव आयोग ने भी उपचुनाव को लेकर जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया है। हालांकि सभी पार्टियां इस सीट को लेकर जोर आजमा रही हैं, लेकिन देखना होगा कि अब जो तैयारियां हैं वो कितनी जोरों शोरों से शुरू हो जाएंगी। केदारनाथ विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, यानी कि अगर नतीजों की बात की जाए तो 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या अपडेट? माधुरी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो शैला रानी रावत थी केदारनाथ की विधायक, उनका निधन हो गया था, जिसके बाद ये सीट खाली चली आ रही थी। तो वही बात करें, आज इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि 20 नवंबर को यहाँ पर उपचुनाव कराया जाएगा और उपचुनाव 20 नवंबर को होने के बाद 30 नवंबर को यहाँ का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। हालांकि बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव के मूड में थी और यहाँ पर जो कांग्रेस है वो अपनी पकड़ बनाने के लिए यहाँ पर पहले से ही पर्यवेक्षक भी यहाँ पर बना चुकी है, जिससे कि जो कांग्रेस के विधायक और जो अन्य नेता है वो पर्यवेक्षक के रूप में वहाँ जा रहे हैं, वहाँ का जायजा ले रहे हैं, जनता के बीच जाकर जनता का मूड जान रहे हैं। तो उसी को देखते देखा जाए तो यहाँ पर जो ये उपचुनाव है बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है, क्योंकि सरकार इस उपचुनाव को लेकर के बहुत पहले से तैयार थी और लगातार जो तैयारियों का जो सिलसिला है वो चलता आ रहा है माधुरी। लेकिन जिस तरीके से आज इलेक्शन कमीशन ने जो है तारीख का ऐलान कर दिया है कि 20 नवंबर को चुनाव कराने के बाद, उपचुनाव होने के बाद 23 नवंबर को यहाँ का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। हालांकि देखना होगा वो तो 23 नवंबर ही यहाँ पर तय करेगी कि यहाँ पर के जो कांग्रेस का विधायक बनता है या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तैयारियों की बात कर ले तो पार्टियों की ओर से किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे हैं इस सीट को लेकर? देखो, पार्टी तैयारी की माधुरी की बात करें तो पार्टियां जो है वो लगातार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि वो पहले से ही चुनाव मोड में हर समय रहती है, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर जो है बड़ी मजबूती के साथ उपचुनाव को जीतने की तैयारी में लगी है और लगातार जो है जो पर्यवेक्षक है कांग्रेस की या फिर अन्य और जो छोटे बड़े नेता है वो लगातार केदारनाथ उपचुनाव पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार वहां की जनता के बीच जाकर वो अपने पक्ष में वोटों की अपील कर रहे हैं माधुरी। बिल्कुल, और देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सीट है और हर एक पार्टी पूरा जोर आजमाती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर समीकरणों की बात कर ले तो कैसे समीकरण बनते हुए सुनील वहां पर नजर आ रही हैं? देखिए माधुरी, अगर यहाँ की समीकरणों की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर जो शैला रानी रावत पहले चुनाव जीतकर विधायक बनी थी, लेकिन उनके निधन के बाद जब सीट खाली हुई है, कांग्रेस के जो यहाँ पर जो विधायक प्रत्याशी थे वो यहाँ पर हार गए थे। लेकिन इस बार वो बड़ी मजबूती के साथ में दावा कर रहे हैं कि इस बार उपचुनाव में वो अपनी जीत निश्चित करेंगे। हालांकि अभी टिकटों का फाइनल नहीं हुआ है, टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है कि टिकट यहाँ पर किसको होता है, लेकिन जिस तरीके से बात करें तो यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो अपनी जीत निश्चित देखते हुए चल रहे हैं। लेकिन स्टेट के अंदर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार हर रूप में चाहेगी कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बने माधुरी। बिल्कुल सुनील, देखना होगा कि किस पार्टी की कोशिश कामयाब होती हुई नजर आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है भले ही एक सीट है, लेकिन अगर हम भारतीय जनता की पार्टी करें तो एक सीट हो या फिर 2 सीट हो या फिर पूरा विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी अपना पूरा जोर आजमाती हुई नजर आती है। इसमें देखना होगा कांग्रेस की रणनीति फिर क्या आगे होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के लिए चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी राष्ट्र निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ये हमारे राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए भी, उसकी नींव निर्धारण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 19 विभागों में 289 से अधिक अधिकारियों की जो नियुक्ति है, इससे निश्चित रूप से आदरणीय प्रेमचंद जी कह रहे थे कि इनका विभाग मजबूत होने वाला है। इनके विभाग के साथ साथ सारे विभाग सारे विभाग हम सबके सारे विभाग सशक्त होने वाले हैं, सभी मजबूत होने वाले हैं और इससे हमारे शासन को और इस व्यवस्था को एक नई गति मिलेगी, एक नई प्रगति मिलेगी और एक नई दिशा मिलेगी। मेरा हमेशा से मानना है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना, ये राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो वहीं उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर नवंबर महीने में उपचुनाव कराया जा सकता है। उससे पहले ही धामी सरकार केदारनाथ की जनता के लिए तमाम बड़ी सौगात लेकर आ गई है। इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको केदारनाथ की जनता के लिए धामी सरकार क्या सौगात लेकर आई है। देखिए, केदार घाटी को सीएम धामी की सौगात। विकास कार्यों को लगेंगे पंख। केदारनाथ आपदा के लिए राहत पैकेज जारी। सीएम ने 48 करोड़ 36 लाख का पैकेज किया जारी। पीडब्ल्यूडी की 29, सिंचाई विभाग की 12 योजनाएं शामिल। केदार घाटी में 31 जुलाई को आई थी आपदा। कई रास्ते और रूट हुए थे बर्बाद। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर नवंबर महीने में उपचुनाव कराया जा सकता है। उससे पहले ही धामी सरकार ने केदारनाथ की जनता के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी है। सबसे पहले नजर डालते हैं धामी सरकार की सौगातों पर। केदार घाटी को सीएम धामी की सौगात। केदार घाटी के लिए 48 करोड़ 36 लाख का पैकेज। पूरी तरह खराब सड़कों का फिर से होगा निर्माण। सुधारीकरण और डामरीकरण के लिए 4 करोड़ 71 लाख। लोक निर्माण विभाग की 29 कार्य योजनाओं को स्वीकृति। सिंचाई विभाग की 12 कार्य योजनाओं को स्वीकृति। आपको बता दें, सीएम धामी ने केदार घाटी में 31 जुलाई को हुई भारी बारिश के चलते केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग, सड़क मार्ग और अन्य स्थानों पर हुई क्षति को ठीक करने और पुनर्स्थापना कार्यों के लिए ये धनराशि जारी की। 31 जुलाई को केदार घाटी में हुई भारी बारिश के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मौजूदा स्थिति की अपडेट ले रहे हैं। जिन इलाकों में लोगों का ज्यादा नुकसान हुआ है, उस पर सीएम सरकार की पूरी नजर बनी हुई और क्षतिग्रस्त इलाकों को दुरुस्त करने में धामी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। खुद सीएम धामी कई बार कह चुके हैं कि जल्द से जल्द नुकसान वाले क्षेत्रों में काम किया जाएगा और अब इस डायरेक्शन में धामी सरकार ने जमीनी स्तर पर काम भी शुरू कर दिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि गढ़वाल कमिश्नर समेत आपदा सचिव को भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग विपरीत परिस्थितियों के बीच लगातार आपदा सुरक्षा और पुनर्स्थापना कार्य कर रहे हैं। केदार घाटी में 31 जुलाई को हुई अतिवृष्टि के चलते केदारनाथ की सड़कें और पैदल मार्ग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पैदल यात्रा मार्ग की बात करें तो 29 जगह ऐसी है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं सड़क मार्ग वॉश आउट हो गए हैं। मंदाकिनी और सोन नदी के वेग से कई स्थानों पर सुरक्षा दीवारों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। जिला स्तर से तमाम स्थानों पर सुरक्षा कार्यों और पुनर्स्थापना कार्यों के लिए 41 प्रस्ताव भेजे गए थे, जिनको मंजूरी मिलने के बाद कुछ जगहों पर काम शुरू हो गया है।
तो कुछ जगहों पर काम शुरू करने की तैयारी की जा रही है। अगर राजनीतिक दृष्टि से धामी सरकार के इन कामों को देखें तो जानकारों का कहना है कि केदारनाथ में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है जो अब जमीनी स्तर पर दिखाई भी दे रही है। खासकर बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में मिली हार के बाद केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर है। ठंड और बर्फबारी के बाद घाटी के हालात अभी दुरुस्त नहीं है। ऐसे में निर्वाचन आयोग नवंबर या दिसंबर में मतदान की तारीख तय कर सकता है। इससे पहले धामी सरकार अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबर लक्सर से है। हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लक्सर के निरंजनपुर गांव पहुंचकर यहां निर्बल निर्धन विधिक सहायता समिति की ओर से आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर सांसद त्रिवेंद्र ने एक बार फिर से घोषणा की कि वह अपनी सांसद निधि का 95% बजट हरिद्वार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं पढ़ने में अव्वल हैं, बस उन्हें तराशने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग हमारे समाज का अंग है और इनके विकास के लिए हम सबको सच्चे मन से प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं दिव्यांग स्वास्थ्य शीघ्र जैसे कार्यक्रम को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस मौके पर राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मयंक गुप्ता, जिला अध्यक्ष संदीप गोयल और कार्यक्रम आयोजक राजेश रस्तोगी मौजूद रहे। मतलब ये है कि हमको क्वालिटी इंप्रूव करनी है। वहाँ का बच्चों का रहने का स्तर, जहाँ बच्चे बैठ रहे हैं जिस विद्यालय में, उस विद्यालय की जो एक प्रथम दृष्टया जब हम प्रवेश करते हैं तो उसका अपीयरेंस ये ठीक होना चाहिए। वहाँ पर अगर हो सकता है तो क्या हम वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड्स के माध्यम से दे सकते हैं। फर्नीचर की कमी है तो फर्नीचर को दूर कर सकते हैं। और हमने ये भी विचार किया है कि हम कुछ उद्योग जगत से बातचीत करके, हम बैठे थे अभी पिछले 7 तारीख को IIT रुड़की में, तो उनके साथ मिल करके CSR की डबटेलिंग करके कैसे हम वहाँ पर बच्चों का एक जो स्तर है उसको उठा सकते हैं। तो वहीं इंडियन रैपर और गायक यो-यो हनी सिंह आज हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी नई एल्बम की तरक्की को लेकर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से मिलकर आशीर्वाद लिया और अपने इंस्टा अकाउंट पर महाराज के साथ फोटो शेयर भी की। तो ये तस्वीर हनी सिंह की आपको दिखा रही हैं, जहां वो पहुंचे और आशीर्वाद लेते हुए महाराज का नजर आए। हनी सिंह ने कैलाशानंद गिरी जी से आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हरिद्वार की ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। ये तब की तस्वीरें हैं जब हनी सिंह हरिद्वार पहुंचे और इसी के साथ उन्होंने स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। तो वहीं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की मीटिंग ली। मीटिंग में जिला प्रशासन समेत तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में सांसद के समक्ष कृषि, बिजली, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम विकास योजनाओं को रखा गया। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की कई समस्याओं के बारे में भी सांसद को जानकारी दी। कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों के आवंटन और योजना का लाभ देने के दौरान हीला हवाली पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाराजगी व्यक्त की और नियमों के अनुसार काम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। निर्धारित योजनाएं हैं, लगभग 40-42 योजनाएं हैं जिनकी समीक्षा की जाती है और इस वर्ष में पहली बैठक है दिशा की, तो तमाम विषयों की समीक्षा की है और जहां पर कोई कमी नज़र आई है
तो अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उसको वो दुरुस्त करें। शिकायतें हैं इसलिए कहा गया है कि उसको दुरुस्त करें और शासनादेश जो हैं उसके अनुसार चलें। निश्चित रूप से जब बैठते हैं जनप्रतिनिधि बैठते हैं, जनता की समस्याएं वो अधिकारियों के सामने आती हैं तो उसका समाधान निकालने का एक प्रयास होता है। तो वहीं देहरादून में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि किन्हीं कारणों से इसमें रुकावटें चली आ रही थीं। इसके बाद मार्च 2022 में इसको फिर से शुरू किया गया। इसके आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि BLEC के माध्यम से 36 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिसमें करीब 25,972 स्वीकृति आवास में से लगभग 12,144 आवास पूर्ण हो चुके हैं और लगभग 11,962 आवास वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य हर गरीब को छत देना और समय पर उसको लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के जो मेरे उत्तराखंड में काम चल रहा था उसके बारे में हम लोगों ने आज बातचीत की है। और आप जानते हैं कि हमारी जो योजना बहुत पहले से स्वीकृत थी, लेकिन किन्हीं कारणों से हम इसको शुरू नहीं कर पाए थे और मार्च 2022 के बाद वो काम भी शुरू हुआ और आज वो प्रगति पे है। हमारे यहाँ जो BLC योजना है जिसमें 36 परियोजना हमारी चल रही थी और उसमें कुल हमारे स्वीकृत आवास थे 25,972, जिसमें 12,144 पूरे हो गए और 11,962 अभी प्रगति में। तो वहीं दून पुलिस ने देहरादून में किराएदारों का सत्यापन नहीं कराने वाले 359 मकान मालिकों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने ऐसे लोगों का पुलिस एक्ट में चालान करते हुए 10-10 हजार रुपए के चालान भी काटे। पुलिस ने 35,90,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। बता दें कि SSP अजय सिंह के निर्देश पर शहर से लेकर देहात के सभी थानों में सत्यापन अभियान चलाया गया है। इस दौरान 2,585 लोगों का सत्यापन किया गया है। किराएदार और घरेलू नौकरों का सत्यापन न कराने वाले 359 मकान मालिकों पर 35.90 लाख का जुर्माना लगाया गया। विभिन्न थाना क्षेत्रों में घूम रहे 76 संदिग्धों को थाने लाकर पूछताछ की गई। साथ ही सत्यापन की प्रक्रिया भी की गई, जिसमें 40 लोग पहचान पत्र नहीं दिखा पाए। इनके पुलिस एक्ट में चालान किए गए। SSP ने बताया कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। खबर लक्सर से है। सरकार द्वारा लागू किए गए UPS यानी कि यूनाइटेड पेंशन योजना का शिक्षक और अन्य विभागों के कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। इस क्रम में लक्सर में एक बार फिर शिक्षकों ने UPS हटाओ OPS लाओ के नारेबाजी कर सरकार को जमकर कोसा। UPS का पुतला भी फूका। विरोध प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि UPS कर्मचारियों के लिए धोखा है, जबकि OPS यानी कि पुरानी पेंशन योजना ही उनके लिए हितकारी है। उन्होंने कहा कि UPS में कर्मचारियों को इतना मिलेगा नहीं जितना उनके हाथ से निकल जाएगा, लिहाजा इस स्कीम को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्दी सरकार ने कोई निर्णय ले लिया तो एक बार फिर देश भर में इस मसले पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज दशहरा पर्व पर कर्मचारी परेशान है, पीड़ित है। कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का रवैया कर्मचारियों को बार बार प्रताड़ित करा जा रहा है। 2004 से केंद्र ने कर्मचारी पेंशन बंद कर दी, उसके बाद NPS लागू की। जब कर्मचारियों ने कहा कि NPS से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, तो उस पर घाव पर थोड़ा मरहम लगाने का काम करा सरकार ने। कहा कि NPS बंद करते हैं, UPS लागू करते हैं। लेकिन बड़े मजे की बात है, UPS में जब देखा, कर्मचारी ये कह रहे हैं कि हमें तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो हमारा 10% कर्मचारी निधि कटता है, उसे सरकार देने के लिए। इस विषय में मेरा ये कहना है कि 2004 के बाद जो ओल्ड पेंशन थी वो बंद हो गई और इसको पाने के लिए कर्मचारी समूह निरंतर संघर्ष कर रहा है, परंतु आज तक सफलता नहीं मिली। जो पुरानी पेंशन थी उससे अपने जीवन यापन
तथा अपने परिवार के भविष्य का सुंदर सपना एक कर्मचारी अपने मन में सजोए हुए रहता है, वो सब भविष्य धूल धूषित होता जा रहा है। और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी विधायक, एमपी और मंत्रीगण हैं, वो अपना भत्ता बिना किसी भी सूचना के 1 मिनट में उनका विधान सभा में कानून पास हो जाता है। तो वहीं एसएसपी कार्यालय देहरादून में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने बढ़ते अपराधों को लेकर समीक्षा की। उन्होंने देहरादून में घरों में चोरी और सड़कों किनारों से वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं के खुलासे में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए पुलिस का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये बद्रीनाथ धाम में अब ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में काफी ठंड महसूस की जा रही है, जिसके चलते संबंधित विभाग के द्वारा अब बद्रीनाथ धाम में जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था करवा दी गई है। तो वहीं बात करें बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर, बद्रीनाथ धाम में हर दिन हजारों की तादाद में तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में ठंड ने दस्तक जरूर दे दी है, लेकिन तीर्थयात्रियों की आस्था में कहीं पर भी कोई कमी नजर नहीं आ रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।